सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा क्लास है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज आज का मेरा क्लास है इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास है जिसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। क्या कर दिया गया है ना कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव रहता है बोर्ड एग्जाम में। और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है ना कि सब्जेक्टिव का प्रिपेयर बहुत अच्छे से करवा देता है, बट ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर के लिए बोलता है कि स्टूडेंट आप सेल्फ स्टडी करके ही प्रिपेयर कर लीजिए। बट जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है ना तो एक चैप्टर में से वो 200 प्लस ऑब्जेक्टिव्स को दिखने लगता है और उससे ज़्यादा निकलने लगता है और ऐसे में स्टूडेंट का टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। आप तो सभी जानते हैं कि एक ही बुक तो है नहीं मेरे पास कि हम एक ही बुक से अच्छे से प्रिपेयर कर ले 200 ऑब्जेक्टिव निकाल के। 5-6 बुक है, सभी बुक को देखना है ना। तो ध्यान दीजिए, फैक्ट वाली बात ये है ना कि चैप्टर के जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव रहता है ना वही ऑब्जेक्टिव चैप्टर के लास्ट में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है? मिनिमम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहता है, इससे ज़्यादा तो रहता नहीं है। और उस ऑब्जेक्टिव को आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो आप एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स से साइंस के स्टूडेंट हो तो एसपीटी पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स चलता है और इकोनॉमिक्स और इसी चैप्टर के अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सभी को हम देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं ना तो आप अपने एग्जाम हॉल में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस आउट करके नहीं आएगा। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव 50 का सही होता है, 50 सही टिक आउट करके आएगा तो आपको 100% 50 मार्क्स मिलेगा ही। बट अगर आप सब्जेक्टिव 50 बना के आते हैं ना तो कोई चांस नहीं है कि आपका 50 में 50 मार्क्स मिलेगा, बल्कि मिनिमम मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 50 बना के आ रहा है तो 35 मिलेगा या 40 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मार्क्स उठता है, इसलिए जितना सब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे हो उतना ही ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान दीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे लास्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का हम अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वरिष्ठ अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंक्लूडेड। क्या है? व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे चर स्मॉल यूनिट, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यह उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज इन। देखिए मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ है। देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, इंडिविजुअल यूनिट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, या कुल उत्पादन का, या उपयुक्त में से सभी। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? तो सभी का अध्ययन किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वरिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएँ कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ए भूमि, बी लेबर, सी पूंजी, या डी उपयुक्त। तो क्या होगा? उत्पादन के लिए क्या है? ये सभी साधन है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो चलिए बताइए माइक्रोज कौन सा शब्द है? ए अरबी, बी ग्रीक, सी जर्मन, या डी अंग्रेजी। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। तो ये ग्रीक, क्या होगा? ग्रीक। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाओं वरिष्ठ और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? देखिए आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं वरिष्ठ और समष्टि में निम्न में
से किसने विभाजित किया? मोस्ट व्यूअर क्वेश्चन, तो देखते हैं कौन विभाजित किया। ए मार्शल, बी रिकार्डो, सी रैगनर फ्रिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? रैगनर फ्रिस। कौन किया? रैगनर फ्रिस किया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? क्या होगा? ए मार्शल, ए रॉबिन्स, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ या डी जे के मेहता। था जल्दी बताइए क्या है, क्या होगा इसका आंसर? एडम स्मिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहाँ है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहाँ है? किसने कहा है? तो जल्दी हिक्स, केन्स, रॉबिन्स या मार्शल, जल्दी बताइए कौन कहा है? तो ये रॉबिन्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला है ए असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बी सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, या सी ए एंड बी, या डी और नन ऑफ द यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ए है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बी सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सी ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों, यानी कि ए भी होगा बी भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? है नहीं, जेबी से, मॉल्थस, एडम स्मिथ या जॉन रॉबिन्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? सी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता है कौन है? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स या डी सैमुएल्सन। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं, मार्शल। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं मार्शल, बोल्डिंग, केन्स या रैगनर फ्रिस। तो कौन होगा? रैगनर फ्रिस होगा। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण विज्ञान है? ए मार्शल के अनुसार, बी पॉल सैमुएल्सन के अनुसार, या जे एस मिल के अनुसार, या एडम स्मिथ के अनुसार। तो इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा? 15 का आंसर होगा ए मार्शल के अनुसार। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा। क्या मुद्रा उत्पत्ति का साधन है? नहीं। वेस्ट अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, या जैसा टिक लगा देख रहे हैं इनमें से सभी। तो चलिए अपने अगले चैप्टर पर आते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का ऑब्जेक्टिव हम अब देखेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम देखते हैं कि निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन, या ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो ए बी दोनों होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, बी साधन सीमित होते हैं, सी दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधन का आवंटन, साधन का कुशल उपयोग, आर्थिक विकास, या उपयुक्त में से सभी। तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि साधन की प्रमुख विशेषताएं, साधन आर्थिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा? आप जल्दी बताइए। तो जैसा कि टिक लगा हुआ देख रहे हैं, नन ऑफ दिस। चलिए, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? यह मानव आवश्यकता की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, या सी बोथ ए एंड बी,
या डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी बताइए कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं कि 5 नंबर का आंसर होगा ई एंड बी दोनों होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑल ऑफ दिस होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी समस्याएं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। पूंजीवादी में, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि टिक लगा हुआ देख रहे हैं मिक्सेड का, यानी कि मिश्रित का। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूलतः उद्देश्य होता है अधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण। क्या होता है अधिकतम लोक कल्याण। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका। समाजवादी में, पूंजीवादी में, मिश्रित में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर। तो जल्दी बताइए कि 11 का आंसर क्या होगा। इसमें दो टिक लगा होगा तो क्या होगा ऊपर से नीचे जो है उत्पादन संभावना का ढाल गिरता है। चलिए उत्पादन संभावना वक्र है, अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर, अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर, अक्ष के समांतर होती है, अक्ष के लंबवत होती है। तो जल्दी बताइए कि 12 जो नंबर है उसका कौन सा आंसर होगा। तो उसका अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कॉनकेव द एक्सिस। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो जैसा कि टिक लगा हुआ देख रहे हैं इसका आंसर क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, उपभोक्ता संतुलन का अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला है निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकताओं की संतुष्टि शक्ति है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, या ऑल द एबव। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं इसका आंसर होगा ऑल द एबव। उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो जल्दी बताइए कि इसका क्या होगा। उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। यह उपयुक्त सही। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा उपयुक्त सभी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है। उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया है। मार्शल, पिगो, हिग्स, सैमुअल्सन। तो जल्दी बताइए कि 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा पिगो। चलिए उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया। तो जल्दी बताइए, इसमें टिक नहीं लगा हुआ है तो इसमें कौन सा आंसर होगा। मार्शल, पिगो, हिग्स, सैमुअल्सन। तो इसका आंसर होगा मार्शल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 4 का जो है आंसर इसका क्या हो। तो इसका होगा जैसा कि टिक लगा आप देख रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिए। तो 5 देखते हैं। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है। मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता, हास का नियम जो है गोसेन का प्रथम नियम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये ऑल द अबव। क्या होगा इसका आंसर ऑल द अबव। चलिए सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। ए टी वाई, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। टी यू वाई क्यों।
सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते, तो इसका आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ATU/AQ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। तो जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर होगा शून्य होती है। चलिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? मार्शल थे, गोसेन थे, रिकार्डो थे, मिल थे। जैसे टिक लगा हुआ देख रहे थे, इसका आंसर होगा गोसेन। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है PX/PY माइनस PY/PX। तो क्या होगा? जैसे टिक लगा हुआ देख रहे हैं PX/PY। उदासीनता वक्र होता है। मूल बिंदु को उन्नतर, मूल बिंदु का अवनतर, या A एंड B, ये उपयुक्त में से सभी असत्य है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी बताइए कि 11 का जो आंसर है, 11 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, मूल बिंदु को उन्नतर। उपयोगिता का संबंध है किससे? लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता से, इनमें से सब। तो जो उपयोगिता का संबंध है इनमें से जा सकती है मुद्रा के द्वारा, वस्तु के विनिमय द्वारा, या वस्तु के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मुद्रा के द्वारा। समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। प्रतिस्थापना का नियम भी समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि टिक लगा हुआ देख रहे हैं, बाएं से दाएं। किस वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, या लाभदायकता। क्या होगा? यूटिलिटी। क्या होगा? उपयोगिता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, अधिकतम संतुष्टि, या अतिरिक्त उपयोगिता। तो जल्दी बताइए कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? कुल उपयोगिता। क्या होगा? टोटल यूटिलिटी। उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने, पिगू ने, हिग्स ने, रिकार्डो ने। तो कौन दिया? हिग्स एंड एलन ने दिया है। उपयोगिता का कर्मवाचक का सिद्धांत जो है कौन दिया है? हिग्स एंड पिगू। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है। गोसेन, एडम स्मिथ, चिपमैन, हिग्स। तो जैसा कि टिक लगा देख रहे हैं, गोसेन। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य, सीमांत उपयोगिता बड़े इक्वल टू मूल्य, सीमांत उपयोगिता ग्रेटर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य जो होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो चलिए 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपभोग, उपयोगिता, गुण, या रुचि। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए कि 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का जो आंसर होगा बी, उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए है वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। वस्तु की कीमत उपयोगिता के मूल्य से अधिक होनी चाहिए। सीमांत मूल्य कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वस्तु की कीमत, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? भाई इसका आंसर ए होगा। तो 23 नंबर देखते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम बढ़ती है, घटने लगती है, घट की दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा घटने लगती है। समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता की संतुलन की शर्त है। तो जल्दी बताइए कि 24 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा? जैसे कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं, ए भी होगा, बी भी होगा, दोनों होगा। तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता है मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। तो जो 25 का आंसर होगा ए एंड बी दोनों होगा। क्या होगा? ए भी होगा, बी भी होगा। तो चलिए मेरा उपभोक्ता संतुलन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो हम आते हैं अगले चैप्टर पर। मेरा चैप्टर है मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव अब देखेंगे। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय की तत्परता, या उपयुक्त सभी। तो जैसा कि टिक लगा हुआ देख रहे हैं, ऑल द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है।
बाएं से दाएं के ऊपर, बाएं से दाएं के नीचे, सीधे रेखा। तो जैसे टिक लगा हुआ देख रहे, क्या होगा इसका आंसर? बाएं से दाएं। क्या होगा? बाएं से दाएं नीचे की ओर। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो आंसर होगा ए होगा, अनिवार्य वस्तु। क्या होगा? ए, अनिवार्य वस्तु। मांग को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? कीमत, आय, उपभोक्ता, उपयुक्त सभी। ऑल द एबव होगा 4 का आंसर। तो चलिए 5 नंबर कर देते हैं। ऐसे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकते हैं कहलाते हैं पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, आरामदायक वस्तु, इनमें से कोई। तो जल्दी बताइए 5 का जो आंसर होगा स्थानापन्न वस्तु। मतलब एक स्थान की जगह दूसरा स्थान, जैसे कि चाय की जगह कॉफ़ी और कॉफ़ी की जगह चाय। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड इज। गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है, ए बी दोनों, या इनमें से कोई। तो जल्दी बताइए कि 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर होगा ए, गुणात्मक कथन। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? ए पी एक्स डी एक्स इक्वल टू पी एक्स, डी एक्स इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ द एबव होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सामान्य वस्तु के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। सीधा संबंध, धनात्मक संबंध, सीधा संबंध, धनात्मक संबंध, विपरीत संबंध, या इनमें से कोई। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का होगा विपरीत संबंध। देखो, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि, उपयुक्त सभी। तो 10 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो देखिए, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, जैसा कि आपको पहले एग्जाम्पल में बताया है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बढ़ती है। जब भी कॉफ़ी का मूल्य वृद्धि होगा तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, जब चाय में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती और मांग घटती है। कीमत बढ़ती और मांग भी बढ़ती है। कीमत स्थिर रहती है, मांग होती है। जैसा कि टिक लगा हुआ देख रहे हैं, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? मूल्य परिवर्तन से, आय में परिवर्तन से, रुचि तथा फैशन पर, या इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए 13 नंबर का जो होगा उसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी आंसर होगा। तो चलिए हम 14-15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती, स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। तो जल्दी बताइए कि 14 का जो होगा आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर होगा बढ़ जाती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अपरिभाषित। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देते हैं? निम्न कोटि की, सामान्य वस्तु की, और गिफिन वस्तु की। तो 16 का जो आंसर होगा क्या होगा? गिफिन वस्तुओं का। क्या होगा 16 का आंसर? 100 गिफिन वस्तुओं की होगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस। एक वस्तु की मांग वक्र डी से खिसक कर डी हो जाती है तो वस्तु की कीमत कम होती है, वस्तु की कीमत बढ़ना, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। क्या हो सकता है? सी, प्रतिस्थापना वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। चलिए, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय बाजार तक कीमत पर बेचने के तैयार हो जाते हैं? वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? पूर्ति, मांग, पूर्ति लोच, या मांग की लोच। क्या करते हैं? पूर्ति, सप्लाई। विलासिता वस्तु की मांग है, बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो क्या होगा? अत्यधिक लोचदार होती है। तो चलिए, मेरा इस तरीके से मांग एवं मांग का नियम का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तब फिर हम देखेंगे अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। मांग की कीमत लोच।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, मांग की लोच है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। इसका क्या होगा, बी होगा, मात्रात्मक कथन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं, बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ई होगा, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। गिफिन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, जीरो, इनमें से कोई। जैसा एक टिक लगा हुआ देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, धनात्मक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो दिखाइए, बताइए कि चित्र क्या प्रदर्शित करता है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिए हुआ है। तो चलिए पेज पलटते हैं। चित्र आप देख लिए, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग या कमजोर लोचदार मांग। तो क्या होगा इसका, पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इकाई से कम मांग की लोच निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? तो क्या कौन व्यक्त करता है, आवश्यकताएं वस्तु, आवश्यक वस्तु। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? तो कुल व्यय रीति, प्रतिशत अनुपातिक रीति या बिंदु रीति। तो जल्दी बताइए कि 6 का जो आंसर होगा क्या होगा। तो 6 का आंसर क्या होगा, ये तीनों मेथड के जरिए किया जाता है, मतलब उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, क्यू वाई क्यू, ए बी सी या डी। तो अब देख रहे हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो क्या होगा, ए होगा आंसर। निम्नलिखित उदाहरणों में कीमत लोच क्या है? वस्तु की कीमत 5p1, 5p2, 10q1, 80q1। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि 1 - 2.5, 3.5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 8 का आंसर होगा -2.5। क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। देखो, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, फ्लक्स, हिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 9 नंबर जो आंसर है उसका आंसर क्या होगा, फ्लक्स होगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर या इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि 10 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा। 10 नंबर का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 में क्या दिया हुआ है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो टिक लगा देख रहे हैं, 5 प्रकार की होती है। निम्नलिखित चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो अब ध्यान से देखिए, अगर नहीं देख रहा है चित्र तो पेशेंस रखिए। अब ध्यान से चित्र देखिए। तो चलिए बताइए, अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग या बेल। तो क्या होगा इसका आंसर, पूर्णतः, परफेक्ट इनलास्टिक डिमांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, शून्य, असीमित, इकाई से अधिक या इकाई से कम। तो जल्दी बताइए कि 13 का जो आंसर होगा, 13 का आंसर क्या होगा, शून्य। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। कीमत में परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन। तो जल्दी बताइए कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो 14 नंबर का जैसा कि आप देख रहे थे, कीमत में परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच होगी, क्या होगी, -1.5। तो चलिए हम पेज पलटते हैं, तो वैसे बोल देते एक रिजु रेखीय मांग वक्र। तो चलिए उतना मोस्ट भी क्वेश्चन नहीं है तो रहने देते हैं। तो मांग की कीमत लोच का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए देखिए, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं, उत्पत्ति के साधनों का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? कौन सा है? साधनों का सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थापना होना या ए बी दोनों या इनमें से कोई। जैसा टिक लगा देख रहे हैं क्या होगा, ए बी दोनों होगा। साधन की सीमितता भी होगा और साधन का अपूर्ण स्थानापन्न होना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अल्पकालीन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? मांग के नियम द्वारा या परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंध निम्न में किससे है? मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से या पैमाने के प्रतिफल नियम से? तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो पैमाने के प्रतिफल नियम से। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था का उत्पादन करना पसंद करेगा? तो क्या होगा इसका आंसर? प्रथम अवस्था में या द्वितीय अवस्था में? क्या होगा? सेकेंड स्टेज, द्वितीय अवस्था में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन गिरता है या सीमांत उत्पादन शून्य होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? जैसा टिकला देख रहे हैं, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो जल्दी बताइए क्या है? अल्पकाल, दीर्घकाल? तो क्या होगा इसका आंसर? दीर्घकाल, लॉन्ग रन। क्या होगा? दीर्घकाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, इसमें से कौन सा समीकरण, कौन सा इक्वेशन व्यक्त करता है? Q = QX PX या QX = ABCD? तो कौन होगा इसका आंसर? बी होगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा साधन होते हैं? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन? तो इसका जो आंसर होगा दोनों होगा, स्थिर भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी, ए बी दोनों। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वो कौन सा वक्र कहलाता है? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये सभी होगा, APP भी होगा, MPP भी होगा, TPP भी होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आए। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन के साधन क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये सभी है। तो क्या होगा इसका आंसर? उत्पादन के सभी साधन होते हैं, भूमि भी होते हैं, पूंजी भी होते हैं, श्रम भी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है किससे? अल्पकालीन दीर्घकाल दोनों से, दीर्घकाल से या अल्पकाल से? तो क्या होगा इसका आंसर? तो शॉर्ट रन होगा। किससे होगा? शॉर्ट रन। क्या होगा? सी। हाँ माँ, उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, लेबर। क्या होगा? श्रम। क्या उत्पादन का सक्रिय साधन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू सेल। समझ गए क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं। उत्पादन लागत, प्रोडक्ट कॉस्ट का हम अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उत्पादन लागत का क्वेश्चन नंबर 1, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्ति लाभ या अव्यक्त लाभ या उपयुक्त सभी? तो इसमें क्या होगा? ये तीनों होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी, डी होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन स्थिर नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे की प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ब्याज बीमे की प्रीमियम, इंटरेस्ट, ब्याज, कच्चे माल की लागत या फैक्ट्री का किराया? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की लागत। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतें पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतें पर पड़ता है, केवल स्थिर लागतें पर पड़ता है? तो क्या होगा इसका आंसर? केवल परिवर्तनशील लागतें पर लगता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? स्थिर लागतें बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही होगा ए होगा, TVC = TC - TFC। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत है TVC × Q, TVC × Q या TVC - Q? क्या होगा? TVC / Q। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? स्थिर रहता है, रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित
में कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। चल निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ प्रोडक्शन, यहाँ ध्यान से देखिए। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? कुल स्थिर लागत है या कुल परिवर्तनशील लागत? जैसे कि अब देख रहे हैं फ्लैक्चुएट करते जा रहा है, तो क्या होगा? कुल परिवर्तनशील लागत है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत, संतुलन। जैसा कि देख रहे हैं क्या होगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या होगा? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? तो जैसा कि इसका आंसर होगा सी, एम सी ग्रेटर देन ए सी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही सत्य है? तो डी होगा इसका आंसर। ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अवसर लागत क्या है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है। खोया हुआ अवसर, हस्तांतरित आय या इनमें से सभी? तो जो होगा अवसर लागत जो होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, औसत लागत वक्र का आकार होता है, यू अक्ष जैसा होता है। किस टाइप का होता है? यू शेप का होता है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 है, 5 इकाइयों की औसत परिवर्तित लागत 40 है, 5 का औसत कितनी होगी? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। वैसे इसका आंसर होगा 60। क्या होगा? डी 60 होगा। तो चलिए उत्पादन लागत का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर, आगम की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए आर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, टी आर बाई क्यू। क्या होगा? टी आर बाई क्यू। एम आर प्रदर्शित किया जाता है, त्रिभुज टी आर बाई क्यू, त्रिभुज क्यू। किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। तो किसमें होगा? परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? औसत आगम ए आर और कीमत एक है। औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, जो ए बी दोनों है। सी। क्या होगा इसका आंसर? 4 का सी होगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम मार्जिनल क्या होगा? मार्जिनल रेट शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? एकाधिकार में, एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो किसमें होगा? ए बी दोनों में होगा, एकाधिकार में भी होगा और एकाधिकार प्रतियोगिता में भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है? एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। क्या होता है? ए आर इक्वल टू एम आर। क्या होगा? ए आर ग्रेटर देन एम आर। संकलन चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है? एकाधिकार को। किसको? एकाधिकार को। क्या होगा इसका आंसर? बी, एकाधिकार का। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? देखिए जहाँ एम आर इक्वल टू सी होगा तो क्या होगा इसका आंसर? जहाँ एम सी रेखा एम आर के नीचे से काटे क्या होगा? तो दोनों होगा, दोनों कंडीशन में होगा। जब एम आर इक्वल टू एम सी होगा तो जहाँ एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटेगा तो क्या होगा इसका आंसर? ए बी दोनों। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? ए आर बी एम आर या सी ए आर तथा एम आर दोनों। क्या होगा? ये दोनों स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ए आर इक्वल टू एम आर। एक वस्तु की, इस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से ध्यान दीजिए। एक वस्तु की 5 इकाई बेचने पर कुल संपत्ति आगम 100 है, तो 5 इकाई पर सीमांत संप्राप्ति 8। क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएगा सॉल्व। तो वैसे इसका आंसर होगा 18 प्रति इकाई। औसत आगम इसके स्थान, औसत आगम इसके समान है। कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना, या बी कीमत, या सी ए बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? ए बी दोनों होगा। तो 14 बताइए कि कुल आगम, लास्ट है, कुल आगम टी आर, उत्पादन मात्रा क्यू, एन इकाई की मात्रा, सीमांत आगम। तो क्या होगा? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो क्या होगा? सी होगा, ए एंड बी बोथ। तो चलिए हम अगले चैप्टर पर आते हैं। अब जो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उत्पादन का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फर्म के संतुलन में होता है एम आर इक्वल टू एम सी। जब होगा तो क्या होगा? फर्म का संतुलन होगा। उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियाँ हैं? कुल आगम एवं कुल लागत रीति, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत। तो क्या होगा इसका आंसर? दोनों होगा, टी आर एंड टी सी एम मेथड एंड एम आर एंड एम सी मेथड। क्या होगा? दोनों होगा उत्पादन के संतुलन में। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सा शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो क्या होगा, ये तीनों इसका आंसर होगा। ए आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। ये तीनों के कंडीशन में क्या होगा, जब प्रत्येक बाजार की दशा संतुलन के लिए शर्त पूरी होनी चाहिए। अंतिम संतुलन दशा है, क्या होगा इसका आंसर है एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता है, तब क्या होगा, अंतिम संतुलन दशा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट है इस चैप्टर का, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है एम सी इक्वल टू एम आर। तो चलिए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? किसी समय की अवधि से, कीमत से, या ए बी दोनों से? तो क्या होगा, दोनों से जुड़ी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक हैं वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत। जो वस्तु की पूर्ति का निर्धारक घटक होगा ये तीनों होगा। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, या पूर्ति के क्या होगा इसका आंसर, तीनों होगा, डी होगा। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? क्या होगा, एस इक्वल टू एफ इंटू पी। पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा, ए कहाँ है, ए बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के आय में स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर रहती है। तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है। उपयुक्त सभी। तो क्या होगा 5 का आंसर, डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? जल्दी बताए क्या होगा इसका आंसर, सी पूर्ति का नियम क्या व्यक्त करता है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? उत्पादन की लागतें वृद्धि, स्थानापन्न वस्तु की कीमतें वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, या ऑल ऑफ दिस? क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसमें 2 और क्वेश्चन हुई, मोस्ट वीवीआई है, तो देखते हैं, रुकिए एक मिनट। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ चित्र देखिए, जो चित्र दिया हुआ है। तो निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति का विस्तार। क्या प्रदर्शित कर रहा है? क्या होगा इसका आंसर, ए पूर्ति का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या बोलते हैं, पूर्ति, सप्लाई। ये दोनों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए। इसलिए अब इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, पूर्ति एक एवं पूर्ति का नियम। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर, पूर्ति की लोच का अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर जैसा कि टिक लगा नहीं हुआ है, तो क्या होगा, लोचदार होगा, बेलोचदार होगा, पूर्ण लोचदार होगा, पूर्ण बेलोचदार होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। क्या होगा, लोचदार होगा। क्या होगा, ए। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इकाई से कम होगी, इकाई के बराबर होगी, या इकाई से अधिक होगी, अनंत होगी। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, कमेंट कीजिए अगर नहीं पता, तो इकाई से अधिक हो, ग्रेटर देन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। अत्यधिक लोचदार, लोचदार, या बेलोचदार, या पूर्णतः बेलोचदार। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का जो आंसर होगा बताइए जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, बेलोचदार होगा, इलास्टिक होगा। 4, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ए होगा क्या, ए त्रिभुज की वैस, ये क्या होगा वैसे मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा ए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है 8 वाले के लिए। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो इससे पहले हमको इसके लिए चित्र देखना होगा। तो चलिए हम अगले चैप्टर पहले देख लीजिए वहाँ क्वेश्चन। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति है, बेलोचदार पूर्ति। तो आपको हम चित्र दिखाते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप चित्र देख रहे हैं ना, तो बस मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ए होगा, पूर्णतः लोचदार की पूर्ति। क्या हो रहा है, पूर्णतः लोचदार की पूर्ति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, अतः आंसर बताइए कि जो निम्नलिखित है क्या प्रदर्शित करता है। चित्र देख लिया, ऑप्शन देखते हैं, लोचदार की पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति,
ये पूर्णतः लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। तो बताइए कि 6 का आंसर चित्र देखने के बाद आप क्या बताइएगा, चित्र क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है, पूर्णतः लोचदार, बताइए 7 का कौन सा सही होगा, कमेंट कीजिए अगर पता है तो इसमें बता दूं, इसका उपयुक्त सभी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ES = 0 तो अर्थपूर्ति में लोचदार क्या होगा, इसका आंसर बताइए 8 का, कमेंट कीजिए अगर पता है तो। इसका भी क्या होगा, पूर्णतः बेलोचदार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि हो तो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु पूर्ति होगी अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार या पूर्णतः लोचदार। कमेंट कीजिए अगर पता है तो ऐसे बता दूं, 9 का आंसर होगा सी, बेलोचदार। तो अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या शून्य के बराबर। लास्ट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं वैसे बता दूं, इसका आंसर होगा शून्य के बराबर हो। तो चलिए हम अगले चैप्टर पे आते हैं। बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं, डिफरेंट्स फ्रॉम ऑफ मार्केट मीनिंग एंड फीचर। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव है मस्ट VBI है। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्या है मेरा, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक विक्रेता होना चाहिए, वस्तु का एक मूल्य होना, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सभी होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल द अबव होगा, सभी होगा। एक अधिकार बाजार किससे दर्शाता है, उत्पादन की प्रक्रिया को, वितरण प्रणाली को, या बाजार की प्रवृत्ति को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका, नेचर ऑफ मार्केट, बाजार की प्रवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है कौन सा कहलाता है, मोनोपोसोनी। क्या कहलाता है, मोनोपोसोनी। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, शुद्ध प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, क्या वो ये सभी कथन सही थे, एक बार देख ले तो कौन कौन कथन है। फर्म की कीमत प्राप्तकर्ता होता है, कीमत निर्धारक नहीं। फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। औसत आगम = सीमांत, यानी कि AR = MR। उपयुक्त सभी मोस्ट VBI क्वेश्चन यहाँ देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एकाधिकार निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, एक विक्रेता और एक अधिक क्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। उपयुक्त सभी, ये क्या है, एकाधिकार की निम्नलिखित विशेषता है। अगर आपको लॉन्ग ये पूछ जाए ना तो आप ये लिख सकते हो, ये तीनों याद कर लीजिए कि तीनों होता है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, जहाँ लगा हुआ रेड वहाँ समझिए मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, फर्म की कीमत निर्धारक होती है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, या उपयुक्त शब्द। क्या होगा आंसर, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं, विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागत, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, किस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, ये दोनों में होती है, बड़ी संख्या में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, AR और MR दोनों स्थिर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, AR तथा MR दोनों होगा। देखिए, विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधन की पूर्ण गतिशील, उत्पादन की एकरूपता, या उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाई, बाजार की दशा में पूर्ण ज्ञान, या उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। क्या होगा आंसर, उपयुक्त सभी। एकाधिकार प्रतियोगिता की धारण को दिया हिक्स ने, चैम्बरलिन ने, कौन दिया, चैम्बरलिन ने। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन पूर्ण क्या होगा, क्रेता तथा विक्रेता अधिक संख्या, वस्तु एकरूपता, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, या बाजार का पूर्ण। तो क्या होगा इसका, सी, विज्ञापन तथा विक्रय लागत। 16, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। बाकी मत देखिए किसमें होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है, किसमें, केवल एकाधिकार में, केवल एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों, या केवल पूर्ण प्रतियोगिता, किसमें होगा, सी में, एकाधिकारी में एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों।
विभेदीकृत उत्पादन विशेषता, केवल अधिकारी प्रतियोगिता, केवल अल्प अधिकारी, केवल अधिकारी प्रतियोगिता, अल्प अधिकारी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। इस चैप्टर का लास्ट है, तो बताइए क्या होगा इसका? समरूप उत्पादन विशेषता। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ए, केवल पूर्ण प्रतियोगिता। तो चलिए हम अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर जो है मेरा पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं मांग तथा पूर्ति परिवर्तनों का प्रभाव। चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, संतुलन कीमत निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि पहला का जो आंसर होगा क्या होगा? पहला का आंसर होगा सी, ए बी दोनों। निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। जोन्स, वॉलरस, मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा सी, मार्शल के अनुसार। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 3 का जो आंसर होगा क्या होगा? तो 3 का जो आंसर होगा सी होगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा डी, ऑल द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसमें कीमत निर्धारण प्रक्रिया के समय तत्व विचार प्रस्तुत किया है? रिकार्डो, वॉलरस, मार्शल, जेके मेहता। तो जल्दी बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा? मार्शल। मार्शल। क्वेश्चन नंबर 6, मार्शल के पूर्ति आधार पर उत्पादन को कितनी अवधियों में बांटा है? 2 में, 3 में, 4 में। जैसा टिक लगा हुआ देख रहे हैं। 6 का आंसर क्या होगा? 3 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप 7 का आंसर अनुमान ही लगा सकते हैं, ऑल द अबव। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अति अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगिता बिलोज। उतना जो देखिएगा डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 100, यानी कि ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों होगा। चलिए देख लीजिए आप, उतना मस्ट भी नहीं क्वेश्चन है। बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है, इजी है। क्या होगा इसका आंसर? अति दीर्घकालीन बाजार में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति के द्वारा, या सरकार के द्वारा। तो जल्दी बताइए 10 का जो आंसर होगा क्या होगा? 10 का आंसर होगा मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा। बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालीन मूल्य से। किसका? प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड से बाजार का मूल्य संबंधित होता है। चलिए हम अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? मांग एवं पूर्ति द्वारा। किसके द्वारा? मांग एवं पूर्ति द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में कीमत को निर्धारित करती है या कीमत को ग्रहण करती है, या इनमें से, या ए बी दोनों। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा? कीमत को ग्रहण करती है। क्या होगा? कीमत को ग्रहण करती है। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः बेरोजगार, या लोचदार, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर होगा ब होगा। क्या होगा? पूर्णतः बेरोजगार। 15, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। औसत इक्वल टू सीमांत, सीमांत इक्वल टू सीमांत लागत, या सीमांत लागत और सीमांत नीचे से काटे, ए बी दोनों। तो जल्दी बताइए कि 15 का क्या आंसर होगा? तो 15 का जो आंसर होगा वो ए होगा, औसत आय इक्वल टू सीमांत आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक फर्म का मांग वक्र लोचदार, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार है, एकाधिकार प्रतियोगिता अल्पाधिकार। तो जल्दी बताइए कि 16 का जो आंसर होगा क्या होगा? तो जल्दी कमेंट कीजिए, वैसे मैं बता दूँ 16 का आंसर ए होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 17, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का जो आंसर होगा डी। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। तो देखते हैं मांग एवं पूर्ति बलों की सरल प्रयोग का अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें ज़्यादा नहीं, 4 ही ऑब्जेक्टिव हैं। समय कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है? मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, या ए बी दोनों द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा कमेंट करके बताइए कि क्या होगा।
वैसे मैं बता दूँ इसका आंसर होगा सी, ए बी दोनों द्वारा, मांग द्वारा एंड सप्लाई द्वारा। साधन कीमत निर्धारण में निम्न में कौन से घटक हैं? लगान, मजदूरी, ब्याज या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये क्या होगा? उपयुक्त सभी। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति या वस्तु की मांग इक्वल टू वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 3 का जो आंसर होगा, 3 का आंसर क्या होगा। तो ऐसे बता दूँ 3 का आंसर वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। लगान क्या है? वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण, वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय या हस्तांतरण आय इक्वल टू या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि लगान क्या है। तो इसका होगा वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय। अब मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए।